आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर रेहान खान। आज का मौजू है अमलतास। इस वीडियो के पहले हिस्से में हम अमलतास की शनाख्त करेंगे। उसके बाद कुछ नुस्खाजात, कुछ मुजरब नुस्खाजात मैं बताऊंगा और आखिर में अमलतास के फार्माकोडायनामिक्स के बारे में, जो कि यूनानी और आयुर्वेदिक नज़रिए से होगा, मैं कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। गौर से देखिए स्क्रीन पर मौजूद इस अमलतास के दरख्त को। ये इसके पत्ते हैं, ऊपर इसके फल हैं यानी फल्दियां हैं जो कि लंबी होती हैं, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे कैशिया फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये इसके पत्ते बगौर देख लीजिए। तो ये था अमलतास का दरख्त। आम नाम इसका अमलतास ही है। अरबी में इसे खयार शंबर कहते हैं और संस्कृत में आरगवत कहते हैं। इसके नुस्खाजात जानते हैं। नोट कीजिए, पहला नुस्खा जो कि है जिल्दी अमराज के लिए, बहुत आसान चीज़ है। करना यह है कि इसके जो पत्ते हैं उनको लाकर उन्हें पीसना है और उनकी एक चटनी जैसी बनानी है। और वो जो चीज़ है, वो चटनी जो है, वो तमाम किस्म के जिल्दी अमराज पर लगाना है। चाहे वो सोरियासिस का मसला हो, चाहे टीनिया हो, चाहे ड्राई एक्जिमा हो या एक्जिमा हो या और कोई जिल्दी मर्ज हो, उन तमाम पर यह नुस्खा कारआमद है। बहुत आसानी से अमलतास के पत्ते हमें हमेशा मिल जाते हैं। बस इसमें खास बात यह है कि अमलतास के ताज़ा पत्ते लेना है, नए पत्ते लेना है। अगला जो नुस्खा है वो है आमतौर पर जो कब्ज़ होता है उन लोगों के लिए। यहाँ पर भी तशखीस की एक रियायत है, यानी तशखीस सिर्फ इतनी ही ज़रूरी है कि मरीज़ को कब्ज़ है। दो ही इसके कंटेंट हैं, एक है अमलतास का गूदा, दूसरा है हरड़ हरित की टर्मिनेलिया शिबुला का सुफूफ। इसका जो तनासुब है वो ऐसा रहेगा कि जो हरित की है, जो हरड़ है, उसका सुफूफ एक हिस्सा लेना है और उसका दुगना अमलतास का गूदा लेना है। इन दोनों को मिलाकर एक आमेज़ा तैयार करना है। इसको देने का भी तरीका अलग अलग हो सकता है। एक ये तरीका हो सकता है कि इसका हम सीधे ही एक किस्म की गोली बनाकर दे दे, या फिर इसका जोशांदा भी बनाकर दिया जा सकता है। अगला जो नुस्खा है वो है नक्सीर के लिए, यानी नाक से जो खून निकलता है उसके लिए। इसका तरीका यह है कि अमलतास के गूदे का जोशांदा बनाना है। जो जोशांदे का तरीका मैं इससे पहले के वीडियो में बयान कर चुका हूँ। तो उस तरीके से जोशांदा बनाना है और उसके अंदर, जोशांदे के अंदर गुलकंद, गुलाब का गुलकंद डालना है। गुलकंद की जो मकदार है वो 2 से 3 ग्राम रहेगी। तो इस तरह जोशांदे में गुलाब का गुलकंद मिलाकर उसे मरीज को देना है सुबह और शाम। अगला जो नुस्खा है वो है कब्ज के लिए, ख़ास तौर से सेनाइल कॉन्स्टिपेशन के लिए, यानी ऐसा कब्ज जो बूढ़ों में होता है। चूँकि यहाँ कब्ज की बात हो रही है, लिहाजा कब्ज पर ही थोड़ी रोशनी डालता हूँ। हालांकि इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो कब्ज जो है वो बुनियादी तौर पर 2 वजूहात की बिना पर होता है। एक है सुस्ती और दूसरा है खुश्की। सुस्ती किसी भी किस्म की हो सकती है, चाहे वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो, यानी हमारा जो बैठक का काम है, हम बैठे रहते हो एक ही जगह पर, वो सुस्ती हो सकती है, या आंतों की भी सुस्ती हो सकती है। दूसरा है खुश्की, या तो जिस्म में खुश्की का गलबा हो या तो आंतों में खुश्की का गलबा हो। दोनों ही वजूहात की बिना पर कब्ज होगा मरीज को। लिहाजा खुश्की और सुस्ती चूंकि हमने यहाँ पर बुनियादी वजह मानी है, तो सुस्ती को दूर करने का तरीका यह है कि तहरीक दी जाए। चूंकि तहरीक देने का काम गर्म अशिया करती है, लिहाजा यहाँ पर हमें ऐसी दवा का इंतखाब करना है जो गर्म हो। और जो दूसरी वजह है कब्ज की वो है खुश्की। लिहाजा खुश्की को इलाज बिलजिद के एतबार से हमने तरी से दूर करना चाहिए। लिहाजा कब्ज के लिए जो बुनियादी ज़रूरत होगी दवा की, कब्ज कुशा दवा की, वो होगी गर्म और तर, यानी जो तहरीक दे के सुस्ती को ख़त्म करे और तरी से खुश्की को ख़त्म करे। इस तरह ये नुस्खा तमाम किस्म के
कब्ज पर दिया जा सकता है। चूंकि अमलतास एक बेज़रर दवा है, वो कोई किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती है। वजह यह है कि जैसा कि बैदा अंजीर, रोगन बैदा अंजीर जो है यानी एरंड का जो तेल होता है वो भी मुस्हिल है, वो भी पेट साफ करवाता है, लेकिन वो एक किस्म का एटॉमिक कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करता है, यानी सुकड़न पैदा करता है एक किस्म की आंतों के अंदर। इसलिए उसकी आदत मरीज को लग जाती है। या फिर जो कब्ज कुशा दवाएं जो कि जिनमें नमकियात होते हैं वो भी गैर ज़रूरी तौर पे खुश्की पैदा करते हैं। इसलिए मेरी ऐसी गुजारिश है कि मरीज़ को जो कब्ज कुशा दवाएं हम देते हैं वो ऐसी ना दे जिनमें नमकियात हों। नमकियात एक तो गैर ज़रूरी तौर पर खुश्की पैदा करते हैं और उनकी आदत, उनकी एक किस्म की लत लग जाती है मरीज़ को। और दूसरी वजह यह है कि अगर मरीज को हाइपरटेंशन है यानी बीपी की शिकायत है तो उस सूरत में नमकियात ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देते हैं। मार्केट में जो कब्ज कुशा दवा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अक्सर मरीज टीवी पर इश्तिहार देखकर उनकी तरफ राग़िब होते हैं और फिर बाद में मैंने ऐसे बहुत सारे मरीज देखे हैं जो इसका शिकार हुए हैं कि जिनको हाइपरटेंशन हो गया है कब्ज कुशा दवा लेने के बाद। तो कब्ज में चूंकि कब्ज एक किस्म का एक रुकावट है, एक एहतिबास है, इसलिए वहाँ पर या फिर कुछ लोग इसे सुद्दा भी कहते हैं आम जुबान में, तो या फिर यूनानी नज़रिए से बयान करूँ तो मुफत्तिद सुदुद दवा का इस्तेमाल यहाँ करना है। अब एहतिबास का अगर हम कब्ज को एक किस्म का एहतिबास माने तो एहतिबास एक बहुत ब्रॉड नज़रिया है हमारे पास। एहतिबास एक किस्म का कुलिया है और उसके अलग अलग जुजिए होते हैं, जैसा कि एहतिबास जो है वो गॉल स्टोन भी एक किस्म का एहतिबास है, थ्रोम्बस भी एक किस्म का एहतिबास है, डीवीटी जो होता है वो भी एक किस्म का एहतिबास है, जो एहतिबास तम्स होता है, इसीलिए वहाँ पे एहतिबास तम्स एक प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल किया गया है। एहतिबास तम्स भी एक किस्म का एहतिबास है। फिर एहतिबास के और मजीद जुज बन जाते हैं, जैसा पीसीओडी भी एहतिबास तम्स है, डिस्मिनोरिया भी एहतिबास तम्स है, अमीनूरिया भी एहतिबास तम्स है। इस तरह एहतिबास का एक ब्रॉड नज़रिया हो जाता है। सीएडी भी एक किस्म का एहतिबास है। ब्रेन में अगर थ्रोम्बस है तो वो भी एक किस्म का एहतिबास है। तो एहतिबास एक बहुत बड़ा नज़रिया हो जाता है और बाकी के उसके फिर हम उसको सिंप्लीफाई या उसको एक और मजीद उसकी तकसीम करें तो वो छोटे छोटे जगह पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एहतिबास को इतना एलेबोरेट करने का मकसद ये है कि जो नए तालिबे इल्म इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ ले कि हम आसान नुस्खों से या आसान नज़रियात से कितनी बड़ी किस्म की शनाख्त या कितनी बड़ी किस्म की हम तशखीस कर सकते हैं। तो हर किस्म के एहतिबास को ये जो है अमलतास वो निकालता है। या फिर इसको और एक नज़रिए से बयान करूँ तो ये लुम्बर प्लेक्सस जो है उसको स्टिमुलेट करता है। उसको स्टिमुलेट करने की वजह से ही ये कब्ज कुशा दवा है। अब लुम्बर प्लेक्सस को स्टिमुलेट करने से और इसके फायदे ये भी होते हैं कि अगर एहतिबास तम्स है तो वहाँ पर वो लुम्बर प्लेक्सस को स्टिमुलेट करेगा, फिर यूटेरस को स्टिमुलेट करेगा। इस तरह वहाँ पे स्टिमुलस आके जो एहतिबास तम्स है वो मिटेगा। यही वजह है कि जो अमलतास है वो मुखरिज जनीन व मशीमा भी माना जाता है, क्योंकि वो यूटेरस को स्टिमुलेट करता है। और एक बात है कि जो अमलतास है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे ये माशरे में एक रिवाज है कि आखिरी अय्याम में हामिला औरतों में एरंड का तेल यानी रोगन बैदा अंजीर, कैस्टर ऑयल जिसे कहते हैं, वो देते हैं आखिरी अय्याम में। लेकिन वहाँ देने का एरंड का जो तेल है वो देने का नुकसान ये है कि वो एक किस्म का कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करता है, लिहाजा वक्ती तौर पे तो वो दर्द ज़हर को शुरू कर सकता है, लेकिन बाद में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करेगा तो वो जो बच्चा है वो नीचे नहीं आ सकेगा। चूँकि मुझे आम जुबान में इसको बयान करना है, ज़्यादा तिब्बी ज़ुबान का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। आम लोग भी इसे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको दोनों ही तरीके से बयान करने की कोशिश करता हूँ। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी आखिरी अय्याम में अमलतास का जो गूदा है वो हम रोज़ाना दे सकते हैं, ख़ासतौर से आखिरी के 10 दिनों में। और ऐसी हालत में जब बच्चा जो है वो डिसेंड डाउन ना हुआ हो या वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हों, तो उस सूरत में रोज़ाना तकरीबन 3 ग्राम अमलतास के गूदे को देना है रात में हामिला को।
ताकि लुम्बर प्लेक्सस को स्टिमुलस मिले और यूटेरस को भी स्टिमुलस मिले और बच्चा जो है थोड़ा सा डिसेंड डाउन हो। यही वजह है, यानी ये भी एक वजह है कि कॉन्स्टिपेशन जिन हामिला को रहता है उनमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, आमतौर पे नहीं होती है। फिर कॉन्स्टिपेशन की अलग अलग वजूहात है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो अमलतास कहने का मकसद यही है कि अमलतास जो है वो एक बेज़रर दवा है। तो इस तरह सेनाइल कॉन्स्टिपेशन में यानी बुजुर्गों के कब्ज में अमलतास का इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ और एक चीज़ ऐड करना है, वो है रोगान बादाम। चूंकि अमलतास तो हमने उसका जोशाना दे दिया और उसके तकरीबन कुछ देर बाद या रात में सोते वक्त मरीज को रोगान बादाम 10 ml के आसपास देना है। रोगान बादाम इस्तेमाल करने की वजह यह है कि एक तो ये अमलतास का मुस्ले है यानी उसकी इस्लाह करता है। दूसरी वजह यह है कि जो आंतों में खुश्की आ गई है ये यानी रोगान बादाम उसको भी दूर करता है। तो इस तरह कोई भी किस्म का कब्ज हो वहां पर रोगान बादाम और अमलतास का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ अमलतास पर या कब्ज में उसके इस्तेमाल पे इतना बोलने की और इतना उसको इलेबोरेट करने की वजह यह है कि जो नए स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं या जो बिगिनर्स हैं जो प्रैक्टिस अभी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये समझ ले कि एक मरीज़ में हम कितने अलग अलग जावियों से, कितने अलग अलग नज़रियों से समझ कर, सोच कर, तशखीस करके हम छोटे छोटे नुस्खे देकर बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं।